नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 9 को, जिसका नाम है जन सुविधाएं। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो आपने शीर्षक से ही जान लिया है कि ये जो चैप्टर है वो सुविधाओं के बारे में है। और ये सुविधाएं कौन देगा? तो हम अपने सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें अच्छी और बेहतर सुविधाएं को प्रदान करे। कभी कभी क्या होता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कार्य इतने ज़्यादा है कि सरकार कभी कभी प्राइवेट कंपनियों से भी इस कार्य में भागीदारी लेती है। तो जन सुविधाओं में हमने अपने पिछले वीडियो में पानी के बारे में जाना कि किस तरह से एक स्थान पर पानी जो है वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, तो वही दूसरे स्थान पर पानी की काफ़ी कमी है। कहीं कहीं पर पानी के लिए लंबी लाइनें लगती है, तो कहीं कहीं पर 4 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। तो इस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में जाना पानी के बारे में। और आज जो नेक्स्ट है उसमें हम काफ़ी सारी और भी जन सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो भी जन सुविधाएं हैं। और इसमें बता रहा है कि पानी की तरह कुछ अन्य भी सुविधाएं होती है जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। तो पिछले साल हमने अपने पढ़ा था स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और इन 2 सुविधाओं के बारे में हमने जान लिया था। तो इसी तरह बिजली है, सार्वजनिक परिवहन है, विद्यालय है और कॉलेज भी जो है वो अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से हम जानते हैं। देखिए, किसी भी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर गांव में अगर एक स्कूल बना दिया जाता है तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान क्या कर सकते हैं? तो किसान अपने लिए खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं बिजली से, है ना। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थी जो है वो पढ़ने लिखने के लिए आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसी न किसी तरीके से गांव के जो अधिकांश लोगों को फ़ायदा होता है। और आप साइड में विद्यालय के चित्र को भी देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कौन? भारतीय संविधान। इस अधिकार का जो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले जो कार्यकर्ता है और जो शोधार्थी है, इनके निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। क्योंकि आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सरकारी स्कूल की जो सिलेबस होता है, एक प्राइवेट का आप समझ सकते हैं, इसमें काफ़ी अंतर होता है। उनके सिलेबस में, उनके पुस्तकों में काफ़ी अंतर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरकार की भूमिका। तो ये जो जन सुविधाएं हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें मुहैया कराने की जिम्मेवारी भी किसी न किसी के ऊपर तो होनी चाहिए। तो यह जो जिम्मेवारी है वो सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में से एक यह है कि सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। और अब हम इस बात के बारे में समझने की यह जिम्मेवारी सरकार की है और उन्हें सरकार को, मतलब केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, हम देख चुके हैं कि जो निजी कंपनी है वो मुनाफा कमाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए चलती है। कक्षा 7 में हमने पढ़ा था बाज़ार में एक कमीज, आपको ज़रूर याद होगा। और इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। तो ज़्यादातर जो जन सुविधाएं हैं वो मुनाफे की गुंजाइश इसमें नहीं होती है।
जैसे कि नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी जो अभियान है उसे चलाने के लिए कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। तो फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसे जो जन सुविधाएं हैं उसमें निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ, आशय ये हुआ कि बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनी को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए आपने देखा होगा और आपने ज़रूर देखा होगा। और ऐसी स्थिति में निजी कंपनी जो है वो उनकी सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन इनकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही इसका खर्च उठा सकते हैं। तो ये जो सुविधा है सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधा पाएंगे। तो ये जो सामान्य नियम है वो बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि इन सुविधाओं की एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह पाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो सुविधाएं हैं वो तो सभी को मिलनी चाहिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। लेकिन अगर आप इसे पैसों के हिसाब से देखें, पैसों के हिसाब से इन्हें पहुंचाए तो ये तो सिर्फ पैसे वाले के ही मिल पाएगा। फिर तो गरीब लोग को कह सकते हैं जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो विकल्प है अच्छा नहीं है कि निजी कंपनी काफ़ी सारे पैसे लेके ये सुविधाएं खास व्यक्तियों तक पहुंचाए। तो जन सुविधाओं का संबंध जो है वो लोगों की मूलभूत सुविधाएं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों को मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है वो लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार के नज़र में सभी एक है, कोई भेदभाव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर एक महिला है, एक बच्चा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अम्मू जो है, देखो तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि देखा तुमने सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं है, पता नहीं रात में वहाँ क्या हाल होती होगी। तो ये अम्मू का सवाल है। कुमार कहता है किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। अम्मू फिर कहती है कि झुग्गी बस्तियाँ ऐसे क्यों होती है, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। तो कुमार कहता है कि मेरे ख्याल से जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हो, और वही लोग हैं जो कर टैक्स चुकाते हैं। तो अम्मू का कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं। अम्मू का सवाल है, उनके भी तो कुछ अधिकार है। कुमार को गुस्सा आता है। गुस्से में वो कहता है पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। फिर अम्मू का कहना है कि चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होगी। कुमार सोचता है अरे, अम्मू का कहना है कि हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। तो इस तरह से अम्मू और कुमार के बीच की जो बातें हैं वो काफ़ी रोचक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से मिलता है। हमें वो इतनी सारी सुविधाएं देती है सरकार, तो पैसे कहाँ से आते हैं।
तो आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है ना। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना भी वो सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की जो योजना है उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता को मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है और जनता से कर वसूल करने, उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। जैसे कि पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है इतने सारे पैसे। तो सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए, कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। तो आप समझ चुके हैं सरकार किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करती है। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार के द्वारा बच्चे को पोलियो का टीका दिया जा रहा है। ये स्वास्थ्य में ही आता है, जन सुविधाएँ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल है। पहला सवाल है कि जन सुविधाएँ क्या होती है, मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए, है ना। फिर सरकार कुछ जन सुविधाएँ के लिए, जो जन सुविधा होती है उसके लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है ना। जैसे कि सड़क बनाने के ठेके जो है वो निजी कंपनी या ठेकेदार को दिए जाते हैं। दिल्ली में जो बिजली का जो वितरण का जो काम है वो 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। फिर है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो जन सुविधाएँ हैं उसकी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को निजी कंपनी के जरिए भी तो करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर है कि अपने घर के पानी के बिल को देखिए, पता लगेगा कि जो आपका नगर पालिका है, आपके इलाके में जो नगर पालिका है वहाँ पर जल की न्यूनतम कीमत क्या है। और अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैक्स बिल भी ज़्यादा देना होगा। और जो बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। किसी वेतनभोगी कर्मचारी जो है, व्यवसाय का हो या फैक्ट्री चलाने वाला जो व्यक्ति हो या दुकानदार हो, उससे भी आप बात करें, पता लगाएं कि किस तरह से कर सरकार को चुकाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे सवाल हैं और इन सभी के जवाब आपको ढूंढने हैं। यहाँ पर आप बस और मेट्रो स्टेशन को देख सकते हैं। तो देखिए कम दूरी के लिए बस जो है वो सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और ज़्यादातर कामकाजी लोग जो होते हैं बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जो है वो ज़रूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली, अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया है। और दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का जो निर्माण हुआ उसे करने के लिए सरकारी बजट आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को ज़रूरत की भी पूरी हो जाती। यहाँ पर फिर से आपके लिए सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है। क्योंकि हमेशा सरकार के साथ एक नागरिक की भी तो जिम्मेवारी होती है अपने कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए देश को
कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमेशा आप देखते होंगे कि पाठ के बाद बच्चों से सवाल किए जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी राय क्या है। दूसरा पॉइंट है चेन्नई में पानी की आपूर्ति और क्या सबको पानी मिल रहा है, और इसे हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका चैनल। धन्यवाद।